गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। प्रोबेट क्या है? तहसीलदार अब नहीं रोक सकेंगे नामांतरण। आज के वीडियो में हम जिन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उसमें प्रोबेट क्या है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 57 और धारा 213, इसी के साथ नीता भट्टाचार्य 2025 का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट कांता यादव विरुद्ध ओम प्रकाश यादव 24 जुलाई 2019, और इस जजमेंट का पेरा क्रमांक तकरीबन 12, उस पर हम चर्चा करेंगे। कांता प्रसाद यादव के बड़ा महत्वपूर्ण पेरा है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो बताई गई हैं उसका मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए थे नीता भट्टाचार्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन 2025 पर, जो विशेष तौर से मध्य प्रदेश पर ही लागू है, लेकिन कई व्यूवर्स ने सवाल किया था क्या सर इसका पूरे भारत में इस्तेमाल किया जा सकता है मिसाल के तौर पर। तो जी हाँ सर, ये विशेष तौर से लागू तो मध्य प्रदेश के लिए ही है, लेकिन पूरे भारत में बतौर रेफरेंस के इसका इस्तेमाल किया जा सकता उन राज्यों में जहां पर प्रोबेट अनिवार्य नहीं है। ये जो फैसला है नीता भट्टाचार्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन 2025 का, इस जजमेंट के पेरा क्रमांक 12 में सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है कांता प्रसाद यादव विरुद्ध ओम प्रकाश यादव के रेफरेंस के साथ इस जजमेंट को दिया गया है। जब सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट का रेफरेंस स्टेट के फैसले में दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसमें जो है कि एक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जो है कि जजमेंट की पूरी मूल धारणा उसके अंदर मौजूद रहती है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141, उसके तहत ये जो बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, वो एक तरीके से उन राज्यों में प्रभावकारी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को भी मैंने विशेष रूप से शामिल किया है। इस प्रश्न को विशेष रूप से सर मैंने शामिल किया है कि नीता भट्टाचार्य 2025 का प्रकरण संपूर्ण भारत पर लागू होगा कि विशेष तौर से मध्य प्रदेश पर ही। इस पे मैंने बड़ी सरल व्याख्या न्याय दृष्टांतों के साथ भी की है, जिसपे मैं आगे की जानकारी आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा, और अंत में ई बुक पीडीएफ का परिचय भी मैं आपको करा दूंगा और ई बुक पीडीएफ की खरीदने की प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है सर, क्योंकि ये जो नीता भट्टाचार्य 2025 का जो प्रकरण है, जिसपे मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही तकरीबन 2 वीडियो बनाए हैं, इसमें एक बड़ी ही एक जबरदस्त राहत दी गई है एक किसान को, एक आम व्यक्ति को, कि यदि वो वसीयत के आधार पर नामांतरण लेकर तहसीलदार महोदय के न्यायालय में जाता है तो तहसीलदार महोदय अब ये नहीं कह सकते कि जाइए और आप सिविल न्यायालय से प्रोबेट लेकर आइए। इसमें विशेष तौर से इसकी व्याख्या इस जजमेंट के पेरा क्रमांक 74 और 75 में दी गई है। 75 में कुल 8 उपपेरा बताए गए हैं, जिसमें ये प्रावधान बताए गए हैं कि अब तहसीलदार महोदय जैसे ही कोई वसीयत के लिए नामांतरण आता है और उस पे अगर कोई आपत्ति आती है, तो पहले ये होता था कि उस आपत्ति को आधार मानकर तहसीलदार महोदय वसीयत की कार्रवाई को रोक देते थे और कहते थे कि आप प्रोबेट लेकर आए सिविल न्यायालय से। अब मामला आकर ये यहाँ उलझ जाता था और यहीं से कहीं ना कहीं अनजस्टिस चालू होता था कि जिस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो चुके हैं उसको बिला वजह परेशान होना पड़ता था, कोर्ट जाना पड़ता था, 10-10 साल कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ता, वहां से हार जीत और पता लग रहा है कि 1-2-3-4 पीढ़ियां निकल गई और प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रखी रह गई और न्याय तो प्राप्त ही नहीं हुआ। इन सभी बातों का इस जजमेंट में बड़ा खुलासा किया गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि तहसीलदार महोदय सिर्फ ये नहीं कह सकते आपत्ति आने पर कि आप जाइए सिविल कोर्ट। तहसीलदार महोदय उसको पहले विवादित पंजी में दर्ज करेंगे, नोटिस जारी करेंगे, गवाहों के बयान लेंगे और ये जांच करेंगे उसमें कि मामला किस प्रकृति का है। अगर वो पाते हैं कि मामला गंभीर प्रकृति का है, जो इस जजमेंट के पेरा क्रमांक 75 के उप पेरा क्रमांक 5, 6, 7 में बताया गया है कि वो यदि इस प्रकार का मुद्दा है, तभी वो कहेंगे कि ये गंभीर प्रकृति का विवाद है, इसमें टाइटल का भी मुद्दा विचाराधीन है, तो अब आप जाइए सिविल कोर्ट का महासर आप डिसाइड करा कर लाइए। लेकिन यहां पर भी एक बड़ी राहत की सांस दी गई है। जजमेंट में ये बताया गया है कि अगर आप जाते भी हैं तो 5 महीने के अंदर स्टे लेकर आपको आना होगा। 5 महीने 150 दिन के अंदर स्टे आप अगर नहीं लाएंगे तो इस नामांतरण को हम नहीं रोकेंगे और आगे बढ़ा देंगे और कार्रवाई को कर देंगे। तो ये बड़ी राहत की सांस मिली है। 5 महीने 150 दिन का ये जो इसमें प्रतिबंध लगाया गया है, इससे एक आम किसान को, एक आम नागरिक को बड़ी राहत की सांस मिली है। वो सालों कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगाने का उसका दर्द था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब सवाल ये उठता है, मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
गुजरात और बॉम्बे, दिल्ली के सर ये क्या पूरे भारत में लागू होगा? तो सर इस पे मैंने स्पेशल प्रश्न तैयार करके रखा है, उसका उत्तर भी मैंने स्पेशली तैयार करा, दूंगा जवाब मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्पेशली तो मध्य प्रदेश का ही है, लेकिन इसके जजमेंट के पैरा क्रमांक 12 में जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो कांता प्रसाद यादव का है वो दिया गया। और कांता प्रसाद यादव का जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें किस बात को फोकस किया गया कि किन जगहों पर आपको प्रोबेट लेना अनिवार्य है, वो बिल्कुल स्पष्ट खुलासा जवाब दिया गया है। धारा 213 और 57 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जो महत्वपूर्ण डिफरेंस बताया गया है, तो उसने हर चीज क्लियर कर दी है कि ये इस जो नीता भट्टाचार्य 2025 का जो प्रकरण है, ये इसके बेसिक ग्राउंड पर कहीं ना कहीं आधारित है, जो सर्वोच्च न्यायालय का कांता प्रसाद का फैसला है। तो यह कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बेसिक आधार पर टिका हुआ। और इसके अलावा भी इसमें कई जजमेंट्स का हवाला दिया गया, सिर्फ एक ही नहीं, कई जजमेंट्स का हवाला दिया गया है पूरा जो फैसला है इसमें। लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारे आज के वीडियो के टाइटल से संबंधित जो जानकारी वो मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं, ताकि इसका आप उपयोग कैसे कर सकें। फैसले बहुत हैं, किताबें बहुत है, कानून बहुत है, लेकिन यदि हम उसका इस्तेमाल ना कर पाए तो हमारे किस काम की, तो वो आपके काम की बन सके, इसलिए मैंने आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक तैयार करके रखी है। उसमें मैंने महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी, लैंडमार्क जजमेंट, महत्वपूर्ण ड्राफ्ट्स का समावेश किया है। यदि आपका मामला भी इसी प्रकार के मुद्दे से संबंधित है तो आप उसका इस्तेमाल करके आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये कोशिश है, दावा नहीं है सर। फैसला जज साहब गुण दोषों के आधार पर देंगे। मैं और मेरा चैनल किसी भी प्रकार के किसी भी केस को किसी भी केस के हारने और जीतने की ना तो गारंटी लेता हूं, ना जवाबदारी लेता हूं, ना देता हूं। और ये एक कानूनी मार्गदर्शन है, खाली एक शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से ये मेरे द्वारा वीडियो तैयार किया गया है, ई बुक पीडीएफ तैयार की गई है। आप इस पर किसी भी प्रकार से अमल करने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ही आगे कदम बढ़ाएं। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है सर, एक आम व्यक्ति की आम समस्या से जुड़ा हुआ वीडियो है। इसको मैंने ई बुक पीडीएफ में पूरे क्रम से आपके लिए तैयार किया हुआ है। अब मैं आगे की जानकारी आपको उस ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो सर। स्क्रीन पर क्या वसीयत के लिए प्रोबेट जरूरी है, तहसीलदार अब नहीं रोक सकेगा नामांतरण, ये वीडियो का भी टाइटल है और ई बुक का भी टाइटल है। यहाँ पर मैंने तहसीलदार अब नहीं रोक सकेगा नामांतरण ये खास तौर से इसलिए जोड़ा इस वीडियो में, ताकि आपको पता लग सके कि नामांतरण हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो लीगल तरीके से टाइटल प्राप्त कर चुका होता है। लीगल तरीका क्या होता है सर? जैसे कि आपने कोई जमीन, मकान या प्लाट रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए आपने खरीदी, पूरा मूल्य चुकाया, विधि अनुसार कब्जा लिया और उस पर आप नामांतरण लेके तहसीलदार महोदय के समक्ष पहुंचे, या नगर निगम या नगर आयुक्त या नगर पालिका में पहुंचे और आपके समक्ष वहां किसी एक विपक्षी ने आपत्ति एक कागज की 4 लाइन लिखकर लगाकर पेश कर दी कि सर मैं इसको आपत्ति, और उनके द्वारा रोक दिया गया और कह दिया गया कि जाइए सिविल न्यायालय से आप डिसीजन करवा कर लाइए। उस समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से इस लाइन को मैंने इसमें विशेष तौर से शामिल किया है, ताकि ये आम व्यक्ति की समस्या का निराकरण हो सके। निराकरण ही नहीं सर, आप इसका अपने जीवन में इस्तेमाल करके इनका लाभ लेकर अपनी समस्या को हल भी कर सकें। क्योंकि किताबें तो बहुत हैं सर, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं आपको लेकर बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, आप ये देखें, ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, ये किताबें तो बहुत हैं, लेकिन यदि आपके हाथ में दे दी जाए तो क्या आप इससे आपकी समस्या का निराकरण कर सकते हैं? नो सर, एक आम व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं है। वकील साहब बिल्कुल आपको सलाह देंगे, लेकिन ये जो मैं ई बुक पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ, तो ये विभिन्न कानूनों का संग्रह है सर एक जगह, जिससे एक टारगेट करके एक समस्या को हल किया जा सके। कोशिश है सर, ये एक प्रयास है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले चूंकि हम वसीयत का जिक्र आया है सर, तो वसीयत के हर वीडियो में मैंने 2 लाइन वसीयत के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए कही है कि लिखा है जो कागज पर ये आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर ये आखिरी फरमान है, इस वसीयत के लफ्जों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, एक आदमी जब वसीयत को लिखता है तब वो अपनी मृत्यु को याद कर चुका होता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को लेकर मेरे वारिसों में, मेरे बच्चों में झगड़ा ना हो, इसलिए वो पहले ही जीवित अवस्था में लिख देता है। ये बड़ा भावुक और संवेदनशील क्षण होता है, और यदि उसके द्वारा लिखी गई वसीयत, उसकी अंतिम इच्छा उसके मरने के बाद पूरी ना हो, उसमें उसमें कुछ कमियों की वजह से उसको चैलेंज करके जो है कि निरस्त करवा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैंने वसीयत पर कई वीडियो बनाए सर। वसीयत लिखने का तरीका, वसीयत की ड्राफ्टिंग, वसीयत के कानून जैसे कि धारा 59, धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
1925 की बड़ी महत्वपूर्ण धारा है कि इसमें बालिग होना और स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का होना जरूरी है। 59 के तहत, 63 के तहत 2 गवाह अनिवार्य हैं उसमें, और 2 गवाह वसीयतकर्ता के सामने वसीयत पर दस्तखत करेंगे और वसीयतकर्ता उन गवाहों के सामने वसीयत पर दस्तखत करेगा और वसीयतकर्ता उनको बताएगा भी पढ़कर या ऐसे मौखिक रूप से कि इस वसीयत में मैंने ये लिखा हुआ है, और वो दोनों गवाह और वसीयतकर्ता पूरे होश और हवास में उसमें दस्तखत करेंगे। वसीयत गृहीता का वहां मौजूद होना भी गलत है सर। एक चिंगारी है, मतलब जैसे बारूद के लिए चिंगारी नुकसानदायक है, इसी तरीके से वसीयत के लिए वसीयत गृहीता का मौजूद होना नुकसानदायक है। यदि उसने उस पर दस्तखत कर दिया वसीयत गृहीता ने, तो उसका अंश समाप्त ही माना जाएगा सर। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। जैसे वसीयतकर्ता ने, उसकी 4 संतानें, 4 संतानों को वसीयत की, उसमें एक संतान उपस्थित है, उसने वसीयत पर दस्तखत कर दिए, तो उसका ही हक समाप्त माना जाएगा, बाकी को हक प्राप्त होगा। इस पे स्पेशल वीडियो बना दिए, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत कम से कम एक गवाह से आपको उसको प्रमाणित कराना होगा कोर्ट में, यदि विवाद चालू हो जाता है तो। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर वसीयत का पंजीयन करवाना आवश्यक नहीं है, आपकी ऑप्शनल है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उसका पंजीयन करवाएं या ना करवाएं। करवा लेते हैं तो बेहतर है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, टाइप करवा कर नोटरी वकील साहब से टाइप भी करवा सकते हैं, या आप रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त है, खाली पंजीयन शुल्क आपकी लगती है वहां पर। ये सभी बातें आपको सर ध्यान रखने योग्य हैं, और इससे रिलेटेड काफी कुछ जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं। अभी हम जो हमारा मुख्य वीडियो का टॉपिक है प्रोबेट क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आखिर प्रोबेट की जरूरत क्यों पड़ती है सर, ये इसमें अध्याय भी लिखे हुए हैं सर, मैं इन सबसे आपका परिचय बाद में कराऊंगा, प्रस्तावना भी है, डिस्क्लेमर भी है। हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या वसीयत के लिए प्रोबेट जरूरी है। अब हम चालू करते हैं सर हमारे वीडियो को, कि अक्सर जब कोई व्यक्ति वसीयत लेकर तहसील जाता है तो उसे यह कहकर लौटा दिया जाता है कि जाओ पहले कोर्ट से प्रोबेट बनवा कर लाओ। यह अध्याय इस भ्रम का कानूनी इलाज है। पूरे भारत के बड़े हिस्सों में ऐसी कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है, खासतौर से मध्य प्रदेश में भी नहीं है, जिसका उल्लेख कांता यादव बनाम ओम प्रकाश यादव 2020 सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जिसकी व्याख्या आगे दी गई है, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये प्रोबेट क्या है। व्हाट इज दिस प्रोबेट। हम अक्सर सुनते हैं कि प्रोबेट लाओ, कोर्ट जाओ, तो ये प्रोबेट क्या है। बड़ा आसान शब्द है सर, बड़ी आसान सी परिभाषा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2 शब्दों में मैंने लिखी है, ऐसे 2 लाइन में, सरल शब्दों में, कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है जो यह सिद्ध करता है कि वसीयत असली है या वसीयत की सत्यता पर कोर्ट की अंतिम मोहर है। बस इसे ही प्रोबेट कहते हैं, कि यदि वसीयत को डाउटफुल, चैलेंज या किसी भी प्रकार से किया जाता है तो कोर्ट उस पर अंतिम मोहर लगाती है, उसको कहते हैं प्रोबेट। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इसका जो धारा दी गई है 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लिया जाता है। ये सभी चीजें हमारे एक सीखने और समझने के लिए आवश्यक है। अब हम देखते हैं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। संपूर्ण भारत में प्रोबेट के लिए धारा 213 और धारा 57 से मामले तय होते हैं। भारत के केवल 3 पुराने प्रेसिडेंसी शहर, नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 कोलकाता और नंबर 3 चेन्नई। फिर गिना दूं सर मैं आपको, महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत के 3 पुराने प्रेसिडेंसी शहर, नंबर 1 मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई, की सीमाओं के भीतर आने वाली संपत्तियों के लिए प्रोबेट अनिवार्य है। शेष भारत में, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में वसीयत के आधार पर अधिकार पाने के लिए प्रोबेट अनिवार्य लेना नहीं है। ये आप समझ लें सर, यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इन जजमेंट्स में डिसाइड किया गया है। इसको हम सरल उदाहरण से समझ लेते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकली उदाहरण बनाया है। जैसे कुछ राज्यों में कमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए अलग से विशेष परमिट चाहिए होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपका सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस, मान ले वसीयत ही काफी है, आप किसी दूसरे ऑफिस से स्पेशल मोहर प्रोबेट लगवाने की कानूनी मजबूरी आपकी नहीं है। अब यहां पर हम देखते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट फूल सिंह यादव और नीता भट्टाचार्य के जो पेरा क्रमांक 9, 10, 11 महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, कांता यादव का हवाला भी इसी जजमेंट के उक्त पैराओं में दिया गया। नंबर हम एक फूल सिंह देख लेते हैं। फूल सिंह बनाम कोसाबाई 1998 मध्य प्रदेश का है। इसमें मध्य प्रदेश क्षेत्र में वसीयत का प्रोबेट लेना अनिवार्य नहीं है। यदि वसीयत सही तरीके से निष्पादित है तो वह सीधे प्रभावी मानी जाएगी। यदि आपको रोका जाता है तहसील में, तो आपके पास ये महत्वपूर्ण हथियार मौजूद है। उस सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जो संपूर्ण भारत पर मान्य है, मैं उसी को बताने जा रहा हूं आपको। इस वीडियो का बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है ये।
जो नीता भट्टाचार्य 2025 के फैसले के अंदर दिया गया है सर, पैरा क्रमांक 12 में इसका हवाला उसमें लिया गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने इसको मुख्य फोकस के साथ इसमें शामिल किया है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 213 की उपधारा 1 की बाध्यता केवल प्रेसिडेंसी शहरों पर लागू होती है। दिल्ली या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रोबेट के बिना भी वसीयत के आधार पर नामांतरण किया जा सकता है, ये जजमेंट में बताया गया है। प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से हैं, जो मैंने भी आपको गिनाए थे, जस्ट मैंने आपको जो बताए थे, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 कोलकाता, नंबर 3 चेन्नई, ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर हैं। यहां पर प्रोबेट लेना आवश्यक है। अब हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं सर कि जो नीता भट्टाचार्य 2025 का फैसला है, ये अन्य पूरे भारत में आप किस प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से लागू होगा। नीता भट्टाचार्य 2025 के फैसले को लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सवाल मैंने शामिल किया है कि यह भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कई व्यूअर्स ने सर सवाल किया था तो मैंने इसमें लिख दिया उसको। नंबर 1 क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के लिए है। मुख्य रूप से तकनीकी रूप से नीता भट्टाचार्य बना मध्य प्रदेश राज्य। रिट पिटीशन नंबर 12903/2021 का फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिया गया है। इसलिए कानूनी रूप से पूरे मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारियों, तहसीलदार, एसडीओ आदि पर सीधे तौर पर लागू और बाध्यकारी है। यह तो एक चीज आपके सामने स्पष्ट हो गई। पूरे भारत के लिए प्रभाव क्या होगा, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि यह फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है, लेकिन संपूर्ण भारत के उन राज्यों के लिए एक मजबूत नजीर का काम करेगा जहां प्रोबेट अनिवार्य नहीं है। इसका कारण यह है कि नंबर 1, इस फैसले की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले कांता यादव बनाम ओम प्रकाश यादव 2020 पर टिकी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे भारत के लिए है, इसलिए नीता भट्टाचार्य केस में दी गई व्याख्या का लाभ अन्य राज्यों जैसे प्रेसिडेंसी को छोड़कर राजस्थान, यूपी, दिल्ली आदि के वकील भी अपने मामलों में इसको बतौर रेफरेंस के, बतौर मिसाल के ले सकते हैं। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो मध्य प्रदेश में यह एक आदेश की तरह है जिसे तहसीलदार मानने के लिए इनकार नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के बाहर ये एक उदाहरण की तरह है, जिसको हम रेफरेंस कहते हैं, एक उदाहरण की तरह है जिसे दिखाकर आप दूसरे राज्यों की अदालत में बहस कर सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश और दिल्ली में प्रोबेट जरूरी नहीं है तो यहाँ क्यों मांगा जा रहा है। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा इसमें। कांता यादव का जो महत्वपूर्ण जजमेंट है सर, इसको हम समझ लेते हैं। इसकी मैंने सरल व्याख्या इसमें की है। या लैंडमार्क क्यों है सर, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें राष्ट्रीय स्पष्टता, इस फैसले ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 213 और 57 के बीच के भ्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसने स्पष्ट किया कि प्रोबेट की अनिवार्यता केवल मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक सीमित है। दूसरा, फैसले के पुराने फैसलों पर मुहर। इसने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पिछले कई दशकों से दिए जा रहे फैसले जैसे कि रामचंद्र बनाम सरदार सिंह 1962 को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक मान्यता प्रदान की है। तीसरा, राजस्व अधिकारियों की मनमानी पर रोक। इस फैसले के बाद ही राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और अन्य सभी जो प्रेसिडेंसी में नहीं आते हैं कि उच्च न्यायालय को यह आधार मिला के कि वे तहसीलदार को वसीयत के नामांतरण के लिए प्रोबेट मांगने से रोकें। ये इसमें एक आपको ग्राउंड मिलता है। तीसरा, नीता भट्टाचार्य का जो है, इस फैसले ने तहसीलदार की उन शक्तियों पर लगाम लगाई है जहां वो प्रोबेट की आड़ में नामांतरण रोक देते थे। कोर्ट ने माना कि जब कानून प्रोबेट मांगता ही नहीं तो एक राजस्व अधिकारी जनता पर यह बोझ नहीं डाल सकता। तहसीलदार अब प्रोबेट की मांग क्यों नहीं कर सकता, उसका रीजन ये है कि सीधा रास्ता है। वसीयत पेश करें, गवाहों के बयान दर्ज करवाएं और तहसीलदार को नामांतरण करने का निवेदन करें। कानूनी स्थिति, यदि वसीयत विवादित नहीं है तो तहसीलदार को उसे स्वीकार करना ही होगा। विवाद होने की स्थिति में भी मामला सिविल कोर्ट जाता है, ना कि प्रोबेट की अनिवार्यता लागू होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण मैंने बात लिखी है कि प्रोबेट मर्जी का विषय, मजबूरी नहीं। यदि आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए कोर्ट से प्रोबेट ले सकते हैं, लेकिन नामांतरण के लिए तहसीलदार महोदय आपको वहां जाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते। अब हम आ चुके हैं सर कांता प्रसाद यादव का जो फैसला, लैंडमार्क जजमेंट, ये मैंने लिखा हुआ है। इसके उपरोक्त पैरा 1 और 3, 2, 3 और अंतिम पैरा लिखा हुआ है। इसके संक्षिप्त तथ्य पैरा क्रमांक 3 में दिए गए, वो पढ़ देता हूं मैं। जोरावर सिंह नई दिल्ली में कुछ अचल संपत्तियों के स्वामी थे। उन्होंने 16 जून 1985 को एक वसीयत और 21 अक्टूबर 1995 को एक पूरक वसीयत निष्पादित की, जिसमें उन्होंने स्वयं अर्जित संपत्ति दोनों पक्षों के पक्ष में वसीयत की। जोरावर सिंह का 4 फरवरी 1986 को निधन हो गया। 2 मुकदमे दायर किए गए, एक वर्तमान प्रतिवादियों द्वारा दायर किया गया जिसका CSO संख्या
3310/2012 है, जिसमें जोरावर सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत और पूरक वसीयत तथा जोरावर सिंह की पत्नी श्रीमती रामप्यारी द्वारा निष्पादित 18 जून 2009 की वसीयत के संबंध में घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई। दूसरा मुकदमा वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया, जिसका CSO संख्या 430/2012 है, जिसमें प्राकृतिक उत्तराधिकार की मांग की गई। ये इस प्रकरण के फैक्ट हैं। अब इसमें जो अंत में मैं अंतिम पैरा है, पैरा क्रमांक 12, उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद इसकी सरल व्याख्या भी की गई है। इसमें बड़ा आसान शब्दों में बता दिया गया है सर कि प्रेसिडेंसी क्षेत्रों को छोड़कर, वहां प्रेसिडेंसी क्षेत्र में अनिवार्य है, उसको छोड़कर अनिवार्य नहीं है प्रोबेट। ये पैरा क्रमांक 12 में पढ़कर बता रहा हूँ। इसमें धारा 57 और धारा 213 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को काफी अच्छे से डिफाइन किया गया है। अधिनियम के वैधानिक प्रावधान से स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई वसीयतों और पूरक वसीयतों पर लागू होता है जो बंगाल के उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के अधीन थे या मद्रास या बॉम्बे उच्च न्यायालय के सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर थे। अधिनियम की धारा 57 का खंड का, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, द्वितीय या उन क्षेत्रों और सीमाओं के बाहर बनाई गई सभी वसीयतों और पूरक वसीयतों पर लागू होता है जहां तक उपयुक्त क्षेत्रों के भीतर अचल संपत्ति से संबंधित है। ये जो धारा 57 और धारा 213 है, ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की है सर, आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम धारा 57 के उपधारा ख के बारे में चर्चा करते हैं, जो इस जजमेंट के सर्वोच्च न्यायालय के कांता यादव के जजमेंट के पैरा क्रमांक 12 में दी गई सर। धारा 57 का खंड ख, अधिनियम की धारा 57 का खंड ग किसी भी हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा 1 जनवरी 1927 को या उसके बाद बनाई गई वसीयतों और पूरक वसीयतों से संबंधित है, जिन पर खंड का और खंड खा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। हालांकि अधिनियम की धारा 213 की उपधारा 2 केवल हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन द्वारा बनाई गई वसीयतों पर लागू होती है। जहां ऐसी वसीयतें धारा 57 के खंड का या खंड खा में निर्दिष्ट वर्गों की हों, अतः अधिनियम की धारा 213 की उपधारा 2 के मद्देनजर खंड गा लागू नहीं होता है। ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है इस जजमेंट में, और इस जजमेंट को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा क्रमांक 12 में बताया गया। ये जजमेंट का पैरा क्रमांक 12 ही पढ़ रहा हूँ सर। ये जजमेंट कौन सा है? ये है जो है कि सर्वोच्च न्यायालय का, ये कांता प्रसाद यादव का जो जजमेंट है, ये उस जजमेंट का पैरा क्रमांक 12 है। मैं आपको 1 मिनट में जजमेंट का नाम बता देता हूँ। कांता प्रसाद यादव विरुद्ध ओम प्रकाश यादव, 24 जुलाई 2019 का है, उसका पैरा क्रमांक 12। और इस जजमेंट का हवाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नीता भट्टाचार्य 2025 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 9, 10, 11, 12 में दिया गया, और उसके रेफरेंस के आधार पर उसमें इस महत्वपूर्ण बातों को डिफाइन किया गया। इसलिए ये फैसला बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उदाहरण के तौर पर संपूर्ण उन राज्यों को जहां पर प्रोबेट लेना अनिवार्य नहीं है, एक मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें जो आगे बताया गया है कि अतः बंगाल के उपराज्यपाल के अधीन रहने वाले व्यक्तियों या मद्रास या बॉम्बे उच्च न्यायालय के सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर आने वाले व्यक्तियों की वसीयतें और पूरक वसीयतें तथा उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में स्थित अचल संपत्तियों के संबंध में यही मत है। पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ साथ दिल्ली में भी उपयुक्त अनेक निर्णयों में तथा इस न्यायालय द्वारा क्लियरेंस पेश मामले में भी यही मत व्यक्त किया गया। एक क्लियरेंस पेश का और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, उसका भी हवाला इसमें दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर हमें दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिलती, अतः अपील खारिज की जाती है। ये इसमें बताया गया है। अब इसकी जो सरल व्याख्या है सर, मैंने आपके लिए अलग से तैयार की है, तो मैंने आपका अनुवाद पढ़ के बताया था। इसका एक निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूं। यदि वसीयतकर्ता हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन है और संपत्ति इन प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से बाहर है, कौन से? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो बिना प्रोबेट के भी वसीयत कानूनी रूप से मान्य है और उसके आधार पर कोर्ट में अधिकार स्थापित किए जा सकते हैं। ये इसका निचोड़ है, ये इसका सार है, ये इसका निष्कर्ष है, जो मैंने आपके लिए शुरू में ही बता दिया। इसके संक्षिप्त तथ्य मैं आपको पढ़ चुका हूं, मैंने इसमें लिखे भी हैं। और निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला है। इसमें विद्वान एकल पीठ सिंगल बेंच ने ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत मुकदमा खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि धारा 213 के तहत बिना प्रोबेट के वसीयत पर दावा नहीं किया जा सकता। खंडपीठ हाईकोर्ट एकल पीठ के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रोबेट अनिवार्य नहीं है, इसलिए मुकदमा चलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले को सही ठहराया और अपील खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य निष्कर्ष दिए वो पैरा क्रमांक 3 में दिए गए सर, वो बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनने लायक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एल नागेश्वर राव महोदय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धाराओं की बारीक व्याख्या की। धारा 57 और धारा 213 का संबंध इसमें जो बताया गया है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 213 जो प्रोबेट को अनिवार्य बनाती है, केवल उन वसीयतों पर लागू होती है जो धारा 57 का और खा के दायरे में आती हैं। क्षेत्राधिकार का तर्क, धारा 57 का के अनुसार प्रोबेट केवल उन क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है जो पुराने समय से बंगाल के उपराज्यपाल के अधीन थे। दूसरा, मद्रास या बॉम्बे हाई कोर्ट के साधारण मूल दीवानी क्षेत्राधिकार की सीमाओं में थे। दिल्ली और पंजाब की स्थिति के बारे में भी इसमें बताया गया है कि चूंकि दिल्ली पहले पंजाब का हिस्सा थी और पंजाब कभी भी इन प्रेसिडेंसी क्षेत्रों बंगाल, मद्रास, बॉम्बे का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए यहां प्रोबेट अनिवार्य नहीं है। ये भी स्थिति इसमें सर क्लियर कर दी गई। निष्कर्ष क्या निकला सर इसका कि यदि वसीयतकर्ता हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन है और संपत्ति इन प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से बाहर है, तो बिना प्रोबेट के भी वसीयत कानूनी रूप से मान्य है और उसके आधार पर कोर्ट में अधिकार स्थापित किया जा सकता है। तो ये चीज ऑल इंडिया के लिए सर निकल कर सामने आ गई, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें मैंने इसका सारांश भी इसमें लिखा है। और उसी के बाद फिर वसीयत क्या है, धारा 59 और धारा 63 का परिचय भी इसमें मैंने सर लिखा हुआ है। और मैंने पैरा क्रमांक 12 तो सर आपको पढ़ के बता दिया। अब मैं आपको इस जजमेंट जो नीता भट्टाचार्य का है, ई बुक के अंत में मैंने लिखा हुआ है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। ये मध्य प्रदेश का है सर, नीता भट्टाचार्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन 2025 का फैसला है, लेटेस्ट जजमेंट है। इसका पैरा क्रमांक 74 और 75 बड़ा महत्वपूर्ण है सर, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। ये पैरा क्रमांक 74 और 75 में जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है, मैं उसमें मेन हाईलाइट किया है कि इसमें जो बताया गया है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु। अब विचारणी एक सहायक प्रश्न उठता है, ये 74वां पैरा है सर, ये मध्य प्रदेश नीता भट्टाचार्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन 2025 का। इसमें 5 महीने के भीतर का जो हवाला दिया है वो इसी पैरा में दिया गया है सर, आप देख रहे हैं मैंने इसको हाईलाइट को कर दिया। और इसके बाद आता है पैरा क्रमांक 75, इसमें उप पैरा क्रमांक 8 दिए गए, इसमें भी 5 महीने का हवाला दिया गया है, 150 दिन का। और तहसीलदार महोदय को बयान, गवाह, सबूत लेना होंगे। और तहसीलदार जज नहीं है सर, फैसला करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। एक मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता को आप देख लें चाहे तो, उसकी धारा 111 सिविल न्यायालय को राइट से टाइटल डिसाइड करने का। इधर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत यदि आपके पास कोई अधिकार, हक है, तो आप उसकी घोषणा दीवानी न्यायालय से करवा सकते हैं। अब वो हक या अधिकार या तो आपके पास वसीयत हो, रजिस्ट्री हो, हक त्याग पत्र हो, दान पत्र हो या गिफ्ट डीड हो, जो भी हो, जिस भी तरीके से आपने किया है, यदि उसमें कोई मामला चुनौती या गड़बड़ की जाती है, उसको इस प्रकार से चुनौती दी जाती है, तो उस टाइटल डिसाइड सिविल न्यायालय के द्वारा किया जाता है। लेकिन तहसीलदार महोदय प्राइमरी स्टेज पर जो है कि मूक दर्शक बनकर नहीं देखेंगे और ये नहीं कह देंगे मामूली आपत्ति पर कि जाइए प्रोबेट लाइए, उनको उसको दर्ज करना होगा और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई करना होगी। अगर अविवादित मामला है तो उसमें नामांकन का आदेश उनको करना होगा। ये सभी बातें जजमेंट में सर दी गई हैं। जजमेंट को भी मैंने इसमें ई बुक के अंदर लिखा हुआ है अंत में। तो ये तो सर हमारा जो आज का वीडियो है उससे रिलेटेड मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। और ये जो हमारा सवाल था कि ये फैसला किस प्रकार से और कहाँ लागू होगा, तो उसी के लिए सर मैं आपके लिए स्पेशल कांता यादव विरुद्ध ओम प्रकाश यादव, ये 2019 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लाया और उसके पैरा क्रमांक 12 को भी मैंने स्पेशल व्याख्या आपको इसलिए की है ताकि ये फैसला उस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय फैसले के अंदर ही है। तो मुझको पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब आपका मामला किसी भी प्रकार का है, ऑल इंडिया में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश के लिए तो बड़ी गिफ्ट है, बड़ा तोहफा है सर ये जजमेंट। लेकिन वो जो प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से बाहर हैं, जहां वसीयत अनिवार्य नहीं है, और यदि उनको भी कहा जाता है तहसीलदार महोदय के द्वारा प्राइमा फेसी स्तर पर कि जाइए वसीयत है आपकी, प्रोबेट लेकर आइए, तब आप इस जजमेंट को बतौर मिसाल के उदाहरण के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। साथ में आप सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट को भी पेश करें, कांता यादव का सर 2019 का, जो आप सूची अनुसार दोनों जजमेंट की नजीर की फोटोकॉपी आप निकालें, उसकी दस्तावेज सूची बनाएं, न्याय दृष्टांत सूची बनाएं और दोनों जजमेंट्स को आप तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करें। आवेदन भी आप लगाएं, मैंने आवेदन भी बताएं सर पिछले वीडियो में, मैं अभी आपको ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ, शॉर्ट में कुछ और जानकारी मैं दे दूं इसी वीडियो में जो पिछले वीडियो में मैंने दी है। जैसे ही आपने वसीयत के आधार पर या रजिस्ट्री के आधार पर, हक त्याग पत्र के आधार पर, दान पत्र के आधार पर जो भी आपने लीगल टाइटल प्राप्त किए लीगल तरीके से, नामांतरण का आवेदन पेश किया,
विपक्षी पार्टी एक छोटा सा आवेदन लेकर खड़ी हो गई, 4 लाइन उस पर लिख दी कि मुझे आपत्ति है, रोका जाए। वसीयत है तो तहसीलदार साहब कहेंगे प्रोबेट लेकर आओ, नामांतरण का मामला दूसरा है तो कहेंगे कि जाइए टाइटल डिसाइड करवा कर लाइए। तो अब इन सब स्थिति में आप ऐसी परिस्थिति यदि आपके साथ बनती है पूरा ऑल इंडिया में, तो आप बतौर रेफरेंस केस का हवाला आप दे सकते हैं वहां पर, कह सकते हैं वहां पर कि सर ये एक तो प्रेसिडेंसी टाउन्स में हमारा ये शहर आता नहीं है, प्रोबेट अनिवार्य है ही नहीं। कांता प्रसाद यादव 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने बराबर बता दिया है, मैंने अभी आपको पैरा क्रमांक 12 पढ़कर बताया। साथ ही आप जो अगर इनको समय भी देते हैं तो आप प्राथमिक स्तर पर एक आवेदन लगाए, उस आवेदन की ड्राफ्ट और शपथ पत्र की ड्राफ्ट भी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर दे रखी है, पिछले जो वीडियो बनाया उसमें भी दी हुई है सर, आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया इसी पर। प्रथम स्टेज पर जो आप आवेदन लगाएंगे उसमें आपका निवेदन ये होगा इन जजमेंट्स के हवाले से कि सर 5 माह से अधिक समय न दिया जाए, 150 दिन का। और जब 150 दिन बीत जाते हैं 5 माह और उसके बाद भी वो स्टे लेकर नहीं आता है, तो तब आप दूसरा आवेदन आपको लगाना है स्टेज बी का कि माननीय महोदय ये 5 माह का समय व्यतीत हो चुका है और कोई सिविल न्यायालय से स्टे लेकर नहीं आए, इसलिए हमारा नामांकन कर दिया जाए, तो आपका नामांकन कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी आसान प्रोसेस इसमें बताई गई है। अब मैं आपको सर ई बुक पीडीएफ से अध्यायों से भी परिचित करा देता हूँ। पुराने संघर्ष के बारे में बताया गया, अध्याय 2 में नीता भट्टाचार्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य क्या है इस फैसले के बारे में बताया गया। अध्याय 3 में तहसीलदार की नई शक्तियां बताई गई हैं कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं है प्रशासक ही, उन्हें दर्ज करना होगा, गवाह लेना होगा, नोटिस जारी करना होगा जो न्यायालय का कार्य होता है, लेकिन टाइटल डिसाइड करने का अधिकार उनको नहीं है ना। अध्याय 4 में नामांतरण के नियम 2018, अध्याय 5 में क्या वसीयत के लिए प्रोबेट जरूरी जो मैंने आपको अभी बताया। अध्याय 6 में जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2021 के बारे में भी बताया गया। अध्याय 7 में नामांकन की नई प्रक्रिया। 8 में विवादित वसीयत और तहसीलदार का कर्तव्य। 9 में फर्जी वसीयत से सुरक्षा। 10 में भूमि स्वामी के अधिकार। 11 में सिविल कोर्ट कब जाना अनिवार्य, आम नागरिक के लिए इस फैसले के बड़े फायदे 12 में है। 13 में पूरे भारत में इस फैसले का प्रभाव। 14 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 15 में निष्कर्ष और भविष्य की राह। 16 में वसीयतनामा कानून नामांतरण कानूनी क्रांति। अध्याय 17 में नामांतरण क्यों जरूरी है पूरे भारत के लिए, सभी कुछ इसमें सर दिया गया है। और चेतावनी भी है, डिस्क्लेमर जिसे हम कहते हैं कि इसका उपयोग आप सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए करें। इस पे कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही आप कार्रवाई करें। जीत और हार का मुद्दा अदालत में जज साहब के द्वारा किया जाता है। जो भी गुण दोषों के आधार पर फैसला किया जाता है, यदि आप केस हारते हैं तो अपील करते हैं, आप जीत जाते हैं विपक्ष अपील करेगा, ये एक कानूनी प्रोसेस है। गवाह सबूत गुण दोषों के आधार पर फैसला जज साहब के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन एक कोशिश है सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की। और साथ ही मैंने जो आपको बताया था कि जैसे ही आप आवेदन पेश करते हैं और विपक्षी आपत्ति देता है तो इसको स्टेज 1 कहते हैं, जिसमें आप 5 महीने का समय देने का निवेदन करेंगे कि इससे अधिक समय नहीं दिया जाए। 5 महीने का समय बीत जाएगा, जब आप दूसरा आवेदन लगाएंगे तो उसे स्टेज बी कहेंगे। तो इस पे मैं स्पेशल 2 वीडियो बना चुका हूं सर, मैं आपको बता दूं। जो स्पेशल इसीलिए इसी उस पर बनाया कि नामांतरण का नियम 2025, एक तो स्टॉप इस टाइटल से, दूसरा है नामांतरण में 5 महीने की समय सीमा। तो इन दोनों जो मैंने वीडियो बनाए इनकी ई बुक्स जो मेरे द्वारा तैयार की गई है, तो इनमें स्टेज 1 और स्टेज 2 पर जो आपत्तियां पेश की जाएंगी, जैसे आपने नामांतरण का आवेदन पेश किया, विपक्षी ने आपत्ति की, तो इसको स्टेज 1 हो गया। इसके जो आपके द्वारा आपत्ति की जाएगी तो उस नामांतरण के आवेदन की ड्राफ्ट, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट, उसके साथ लगने वाले दस्तावेज, सारी ये जानकारी मैंने उस ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है, जो मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोडेड है उन्हीं के नीचे, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी गई उस लिंक में, वहां से आप ई बुक खरीद सकते हैं। दोनों वीडियो में ये स्टेज 1 और स्टेज बी दोनों आवेदनों की ड्राफ्ट उनमें मौजूद है। और वर्तमान जो हमने वीडियो बनाया है, जो अभी आपको मैंने बताया, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको इसको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। खरीदने का तरीका यह होगा कि वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको आपका नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना होगी। जैसे आप लिखेंगे, 299 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है, जैसे आप 299 रुपए का भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। ये प्राप्त कहाँ होगी? ये आपको ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। कई व्यूअर्स पूछते हैं कि हमें प्राप्त कहाँ होगी, तो ये ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी सर। ईमेल आईडी पर आप तुरंत खोलकर देखें, आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करें तो आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आप जहां चाहें वहां इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर दिए गए कानून, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, आवेदन की ड्राफ्ट, इनका उपयोग आप आपके मुकदमों में कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि एक मार्गदर्शन है, दावा नहीं है। वो कैसे इस्तेमाल होगा वो भली भांति जानते हैं इस बात को। लेकिन
अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा एक प्रयास है। यदि आप तहसीलदार महोदय को नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि ये फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिया है और कांता यादव का सर्वोच्च न्यायालय ने दिया 2019 में, कैसे पता लगेगा उनको? वो कोई सारा जजमेंट सारे फैसले लेकर थोड़ी बैठते हैं डायस पर। वो तो उनके रोटेशन के कार्य करेंगे और रोटेशन में आपके खिलाफ आदेश हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे उसमें? तो इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप स्वयं जागरूक रह के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयास करें। क्योंकि यदि हमें किसी चीज का रास्ता मिल जाता है, जैसे हमें किसी शहर जाना है और हमें उसका रास्ता पता हो गया, तो हमारी 99% तो समस्या हल हो ही गई। अब सिर्फ चलना बाकी है। अगर आप चलेंगे नहीं, घर ही बैठे रहेंगे, तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उस दूसरे शहर में उस घर पे आप जाना चाहते हैं, यदि आप चलना शुरू नहीं करेंगे तो आप कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। आपको घर से निकलना होगा, ऑटो पकड़कर रेलवे स्टेशन पर आना होगा, उस शहर का टिकट खरीद के उस ट्रेन में बैठना होगा, वहां से प्लेटफार्म पे उतर के फिर ऑटो पकड़कर, या आपकी पर्सनल गाड़ी है तो उससे आपको उस घर के पते पर जाना होगा। ये प्रोसेस आपको करना होगा। यदि आप ये नहीं करेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरीके से यदि आपका मामला भी इस प्रकार का है तो आपको प्रोसेस अपनाना होगी। स्टेज 1 पर आपको लगाम लगाना होगी 5 महीने की, 150 दिन की। और स्टेज 2 पर अगर वो स्टे नहीं लाता है तो आपको निवेदन करना होगा कि अब नामांकन कर दिया जाए। ये आप करेंगे तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। आप अगर यदि हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे तो फिर 10 10 15 15 साल की प्रॉब्लम में आप फिर वापस डबल से उलझने की ओर बढ़ेंगे। और ये फैसले बड़े महत्वपूर्ण फैसले इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये जो समस्याएं जो देखी गई, एक आम व्यक्ति की, एक आम नागरिक की, ये सारे मामले कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं। तो वो इस प्रकार के फैसले इसलिए दिए जाते हैं कि एक आम व्यक्ति की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। अब एक आम व्यक्ति कैसे हल करेगा उसको, उसकी व्याख्या क्या होगी, इसी मकसद से ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, ताकि आप इसका इस्तेमाल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर सर हमेशा मैं अपने वीडियो में मोटिवेशनल लाइन कहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर समंदर में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, मोती लेकर ही आता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, ये बड़े महत्वपूर्ण लाइन कही है सर। इसमें आप उसे स्वीकार करो, भागो मत उससे, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता अमिताभ बच्चन साहब ने कई बार कही है, मैं भी मोटिवेट होने के लिए इसको अक्सर मेरे वीडियो में कहता हूँ। खास तौर से कानून में तो मैं इसलिए कहता हूँ सर, क्योंकि ऐसे हजारों फैसले मैंने देखे हैं और हो सकता है आपने भी देखे होंगे कि ट्रायल कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट से हार गए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नीचे के दो ही फैसलों को बदल के एक नया फैसला दे दिया गया आपके पक्ष में। जब यदि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाते, तो आपकी तो जमीन जायदाद या आपका तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो इसलिए मैं कहता हूं सर, कानून में खास तौर से धैर्य बनाए रखना होता है और लंबी लड़ाई लड़ना पड़ती है। न्याय हमें जरूर मिलता है, लेकिन किसे? जो कोशिश करता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये हौसला और ये विश्वास आपको रखना होगा और अपनी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाना होगी, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।